वीरा को लेन पर वाक़या गैलरी ऑफ कॉस्ट्यूम जाना था। पहले उसने अमरा के लंबे बालों की लटों को गोल गोल बल देकर रूसी अंदाज में गूंथा, फिर उससे साथ चलने के लिए कहा, मैं साइकिल पर नहीं जाऊंगी। क्यों? अभी भी डरती हो साइकिल पर बैठने से? जैसे तुम चलाती हो कोई भी डर सकता है। यूनिवर्सिटी तक ठीक है, कहीं और जाना तो सबवे या बस। ठीक है। दोनों बस से लेन आ गई। मौसम बदल गया था तो वीरा लॉन्ग शूज पहनने लगी थी। जो जीन्स पर ये लॉन्ग शूज ऐसे लगते थे जैसे जंगल में शेर के शिकार के लिए जा रही हो। बालों के नितने स्टाइल बनाए हुए वो अपनी आंखों को ऐसे चौकन्ना रख कर चलती जैसे किसी खुफिया एजेंसी की एजेंट हो। अमरा को उसके साथ चलते हुए ऐसा एहसास होता जैसे वो उसकी बॉडीगार्ड है और कोई अमरा को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसने वीरा से पूछा नहीं, खुद से ही सोच लिया कि वो खरीदारी करने जा रही है कपड़ों की, लेकिन गैलरी पहुंचकर उसे अंदाजा हुआ कि शायद वीरा यहाँ अपने किसी आर्टिकल के लिए मवाद इकट्ठा करने आई है या अपने ब्लॉग के लिए कुछ तस्वीरें लेने। जिस बारीक बीनी से वो मलबूसात का जायजा ले रही थी वो आम अंदाज नहीं था, वो ही खुफिया एजेंट का सा अंदाज। तुम्हारा यहाँ चोरी करने का इरादा तो नहीं है ना? आवाज को आहिस्ता रखकर अमरा ने पूछा। तुम मेरे बारे में ऐसे कभी सोच सकती हो? एजेंट ने उसे घूरा। वो तुम इसी किस्म की फिल्में देखती हो ना? मतलब जो फिल्मों में देखती हूँ वो ही सब करने भी लगूं। फिल्मों में मैंने कत्ल करते भी देखा है, तो शुरुआत तुमसे करूं? अमरा खीखी करने लगी। मुझे यकीन दिलाओ कि पाकिस्तान में सब तुम्हारे जैसे नहीं हैं। अमरा ने मुंह फुला लिया और ऐसा अंदाज अपना लिया कि अब वो वीरा से कोई बात नहीं करेगी, शाम तक, बल्कि रात तक, बल्कि पूरे साल तक। अपना ये मुंह ऐसे ही फुलाए रखना, लेकिन खोलना मत। तुम चाहो तो अलग से गैलरी को देख सकती हो। फारिग होकर मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। वीरा चूंटी की रफ्तार से एक एक शूकेस के आगे से सिरक रही थी। वो दोनों इस वक्त 18 के सेक्शन में थे। मुंह फैलाए अमरा शोकेस देखने लगी। उन मलबूसात ने अमरा को मबहूत कर दिया। वो बेहद नफासत से सिलाई किए गए थे। उन्हें पहनने से ज्यादा देखते रहने को दिल चाहता। मोमी पतले जो उन्हें पहने खड़े थे सांस लेने लगते और देखने वालों को अपने साथ वक्त के तगय्युर के सफर पर जाने पर मजबूर कर देते। अमरा ने उनके साथ वक्त का सफर किया। यकीन नहीं आता कि कभी यूरोप में भी खवातीन ने दस्ताने पहने थे। स्कार्फ के इस्तेमाल को लिबास की तरह जरूरी समझा जाता था। ऐसे घेरता लिबास पहने जाते थे कि असल जिसामत के बारे में अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। फिर ऐसे प्यारे मलबूसात से उन्होंने क्यों कर अपनी जान छुड़ा ली, तर्क क्यों कर दिए। तगय्युर वक्त की रूह है और बिलाशुबा आने वाला वक्त गुजर जाने वाले वक्त से बदतर होता है, होता रहेगा, ऐसा ही फरमाया गया है। जब वो जी भर कर गैलरी देख चुकी तो वीरा के पास आई। वो एक विक्टोरियन शोकेस के सामने खड़ी पेंसिल से कागज पर स्केच बना रही थी। अब ये क्या कर रही हो? वो भूल गई कि उसे तो उससे कम रात तक बात नहीं करनी थी। अपने लिए ड्रेस बना रही हूँ। अपने काम में मसरूफ वो बोली। वो एक विक्टोरियन फ्रॉक का स्केच बना रही थी जो किसी दराज का शहजादी का पहनावा रही होगी। अमरा ने वीरा की पसंद की दाद दी, जिसकी खास बात ये थी कि उसे देखने से ही एक शान का एहसास होता था, मोतबरी और आला ज़ौकी का। वो अपना काम मुकम्मल कर चुकी तो वो दोनों बाहर आ गईं। अमरा के पास मजीद 2 घंटे थे, फिर उसे अपनी जॉब पर जाना था। कैसा है? वीरा ने स्केच उसके आगे किया। जबरदस्त। पर इसका करोगी क्या? पहनूंगी अपनी शादी पर। नहीं, वो दिलुबाई के अंदाज से मुस्कुराने लगी और ऐसे मुस्कुराते वो बहुत प्यारी लगी। कॉन्वोकेशन पर? अरे नहीं, ये तो दरअसल मैंने सूफी के लिए बनाया है। उसकी कोई असाइनमेंट है और उसे ये चाहिए था। वैसे वो मुझे ये डिजाइन करके भेजेगी और मैं उसे पहनूंगी भी, लेकिन हाँ, अगर मुझे इसे किसी खास दिन पहनना ही हो तो मैं इसे उस दिन पहनना चाहूंगी जिस दिन एक लड़की ये फैसला करती है कि उसे अपनी जिंदगी में किसी और
एक अपने ही जैसे बेहद अहम और इकलौते इंसान को शामिल करना है। यानी वो वक्त जब दो लोग मिला के ये तय कर लेते हैं कि उनमें बादशाह कौन है और मलका कौन। आखिरी फिक्रा वीरा ने निचले लब का कोना दांतों में लेकर शरारत से छोड़ते हुए कहा, जब कोई तुम्हें प्रपोज करेगा उस दिन। वीरा दिल खोल कर हंसी। यहाँ मैंने थोड़ी सी तब्दीली कर दी है। जिस दिन मैं उसे प्रपोज करूंगी उस दिन, जिस दिन तुम मुझे इसमें, उसने स्केच की तरफ इशारा किया, देखो समझ लेना मैं मार का सर करके आई हूँ। कहकर वीरा ने कहकर लगाया जैसे ये ख्याल उसे अभी अभी आया और उस नौवारिद ख्याल से महजूज होते उसने उसे दिल में महफूज कर भी लिया। अमरा को उसका इत्तेमाद अच्छा लगा। वो जानती थी उसे प्रपोज नहीं किया जाएगा, बल्कि ये अहम काम वो खुद करना पसंद करेगी। एक फ्रॉक अमरा को भी बहुत पसंद आई थी। वो हल्के गुलाबी रंग की थी। अमरा उस फ्रॉक को अपने सबसे खास दिन, अपनी शादी के दिन जेब तन करने की ख्वाहिश को अपने अंदर पैदा होने से रोक नहीं सकी। ये ख्वाहिश अचानक उसके अंदर जागी, वरना उसने कभी अपनी शादी के बारे में कुछ भी नहीं सोचा था। उसने तो कभी उस शख्स के बारे में भी नहीं सोचा था जिसे कभी तो उसकी जिंदगी में आना ही था। उसकी मंगनी हुई भी तो उसे कोई दिलचस्पी पैदा हुई नहीं थी कि वो कौन शख्स है। हत्ता कि उसकी शादी तय भी हो गई, तब भी उसने ये मालूम करने की कोशिश नहीं की कि वो कौन है, कैसा है। उसने कई बार इस बारे में सोचा कि एक दादा के अलावा वो क्यों बाकी सबसे लाताल्लुक सी रहती है, उनके साथ ताल्लुक क्यों नहीं बना पाती। उसकी दोस्तें दूर दूर से दोस्तें ही क्यों रहती हैं, वो उनके और करीब क्यों नहीं जा पाती। उसने दादा को ये सब बताया तो वो खामोश से हो गए। उस वक्त तो नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में दादा ने उसे बताया कि वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि आज तक सबने उसे तकलीफ ही दी है। उसे सब इंसान एक जैसे लगते हैं, सिर्फ तकलीफ देने वाले। अंदर छुपे उस वहम और खौफ की वजह से उसे कोई इतना अच्छा लगता ही नहीं कि वो उसकी जात में दिलचस्पी ले, उससे इंतहा दर्जे का लगाव बढ़ाए। वो और वीरा प्लेटफील्ड्स पार्क आ गए। सैंडविचेस और कोक उनके हाथ में थी। चलते चलते एकदम से वीरा उछली और साथ ही रूसी जबान में गाली दी। फिर तेजी से बिल्कुल सुपरमैन की तरह उड़कर छलांग लगाकर स्केटिंग करते एक हिप हॉप बॉय को गर्दन से जा लिया और देखते ही देखते उस पर लातों, घोंसों और गालियों की बौछार कर दी। फिर उसने उस लड़की को किसी बिल्ली के बलोंगड़े की तरह उठाया और झील के ठंडे पानी में उछाल दिया। शराब की आवाज आई और किनारे पर खड़ी वीरा उंगली उस बलोंगड़े की तरफ लहरा लहरा कर उसे मजीद अलकाबाद से नवाजती रही। वीरा के गुस्से और उंगली लहराने की रफ्तार को देखकर अमरा अंदाजा लगा सकती थी कि रूसी जबान में इस वक्त क्या नशर किया जा रहा था। बलोंगड़े ने पानी में डुबकी लगाई और तेजी से हाथ पैर मारता दूसरे किनारे से निकलकर भाग गया। क्या किया था इस पहाड़ी बकरे ने? अमरा को उसके भागने के अंदाज पर बहुत हंसी आई। मेरी कमर पर चुटकी भर कर गया था। तुमने कैसे उस पर तशद्दुद किया, उसे ठंडे पानी में फेंक दिया। कोई मसला हो गया तो वो पुलिस ले आया तो पुलिस ले आए या फौज, मैं तैयार हूँ। मुझे डरने की जरूरत है न शौक। तुम रूस में नहीं हो वीरा, अपने मुल्क की और बात होती है। अपनी दुनिया में तो हूँ ना अमरा, और बात अपने मुल्क ये दूसरे मुल्क की नहीं। बात तो ज्यादती को बर्दाश्त करने की है, जो कभी भी कहीं भी बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। अच्छा चलो सुनो, एक बार स्कूल ग्राउंड में मेरे एक क्लास फेलो ने मुझे हरासा किया था। मैं 10 साल की थी उस वक्त। वो एक लोफर और गंदा लड़का था। अगले दिन खौफ से मैं स्कूल नहीं गई। मेरे पापा को मेरे स्कूल न जाने की वजह मालूम हुई तो उन्होंने मुझे घर के बाहर पहाड़ की तरह जमी बर्फ में गर्दन तक दबा दिया। मेरे बदन पर एक भी गर्म कपड़ा नहीं था। मैं चीखने और चिल्लाने लगी। वो खामोशी से मेरे पास बैठे रहे। जब मैं बिल्कुल मरने के करीब हो गई तो उन्होंने मुझसे पूछा कि बर्फ के इस ढेर में दबे रहना बहादुरी है या स्कूल से छुट्टी कर लेना, वो भी नाम नेहाद खौफ
और बुज़दिली की बिना पर। वो मुझसे बार बार यही एक सवाल पूछते रहे। मेरे होंठ नीले पड़ गए और मेरी जान निकलने में कुछ ही वक्त रह गया तो उन्होंने कहा कि अगर तुमने पाकी मानदा जिंदगी भी ऐसे बुज़दिल बनकर गुजारनी है तो खुद को इसी बर्फ में दफन रहने दो। मर जाओ इसी ढेर में, बुज़दिलों को मर ही जाना चाहिए। अमरा वीरा की शक्ल देखकर दंग हो रही थी। रोज की ठंड और बर्फ के बारे में जानती हो? हाँ, अमरा ने साथ जोर जोर से सर भी हिलाया। क्या ठंड ठंड होती है, बर्फ बर्फ होती है? क्या जवाब दिया था उसने। ठंड ठंड नहीं होती, बर्फ बर्फ नहीं होती अमरा, मौत होती है, सफेद मौत। वीरा ने आह से भरी। तुमने उस लड़के के साथ फिर क्या किया? उस स्कूल वाले के साथ? कुछ ज्यादा नहीं, मैंने स्कूल के बाद उसे एक वीराने में घेर लिया और उस पर लातों घोंसों की बर्फबारी कर दी, लेकिन जरा सख्ती से। 1 माह के अंदर अंदर उसने स्कूल छोड़ दिया। वीरा ने आंख मारकर कहा। और अब उस बुलौंगड़े के साथ भी कुछ ज्यादा नहीं किया। ठंडे पानी ने उसके अंदर के गंदे कीड़ों को भिगो भिगो कर कुचल डाला होगा। वीरा ने कहकर लगाया और अमरा के गले में बाहें डाल दी। तुम बहुत बहादुर हो वीरा, अमरा ने उसके गाल की चुटकी भरकर कहा। अगर मुझे ऐसे बर्फ में डुबाया न जाता तो मैं कभी ऐसी बहादुर न होती। अमरा पर सोच की परतें खुली और उस पर वाज़िया हुआ कि एक वीरा थी जिसे बहादुर बनाया गया था, एक अमरा थी जिसे मिसल मिसल कर रुलाया गया था। वो दोनों इंसान थी, लड़कियां, लेकिन उनमें से एक कई गुना मजबूत और कई कदम आगे थी और दूसरी कई गुना कमजोर और बहुत पीछे थी। दोनों इंसान ही थी, फिर भी बराबर नहीं थी। तो तुम्हारे फादर तुम्हारी ताकत है? अमरा को उस पर रश्क आ रहा था। वो मेरे उस्ताद हैं। उन्होंने अपनी ताकत मुझे नहीं दी, बल्कि मेरे अंदर की ताकत को मेरे अंदर बेदार किया है। जब एक बाप अपनी बेटी के अंदर उस ताकत को बेदार करता है तो वो जिंदगी के हर बड़े मैदान में फातिहा बनने के लिए अपनी बेटी को तैयार कर लेता है, और ये पावर सिर्फ एक बाप अपनी बेटी को दे सकता है। उन्होंने मुझे सिखाया कि बुज़दिली और बहादुरी दोनों का ताल्लुक दिमाग से है, जिस्म से नहीं। अगर दिमाग को निडर बना लिया जाए तो जिस्म हरगिज डरपोक नहीं बनता। वो कहते हैं ना कि कोई आपको उंगली लहरा कर धमकाए, आप उससे मुक्का मार कर खामोश करवा दें, तो मैं मुखालिफ का रद्द-ए-अमल नुकसान भी पहुंचा सकता है। हाँ, ऐसा हो सकता है। तो क्या नुकसान के खौफ से मैं बुज़दिल बनी रहूं, खामोश रहूं? ऐसा मैं नहीं कर सकती। वैसे तुम्हारे पापा ने क्या सिखाया है अमरा? एक गहरा साया अमरा के चेहरे पर से होकर गुजरा। बाबा रात के घर आते थे। उन्हें दुनिया में एक ही चीज की फिक्र रहती थी, अपने कालीन स्टोर की। वहां रखे छोटे बड़े हर कालीन की, बेगमात के घर वक्त पर डिलीवरी की, हत्ता के शॉप पर फ्यूज हो जाने वाले एनर्जी सेवर तक की भी, लेकिन उसकी कदर नहीं। मैं 12 साल की थी और बुरी तरह से रो रही थी। मेरे दादा मुझे एक बहुत बड़े पार्क में ले गए। वो साल के गर्म तरीन दिनों में से एक दिन था। क्या तुम गर्म तरीन दिनों का मतलब जानती हो? अमरा ने रुक कर वीरा से पूछा। हाँ, इतना गर्म कि इंसान की मौत वाकया हो सकती है। वीरा सब जानती थी। हाँ, ये वही दिन थे। पार्क में ले जाकर मेरे दादा ने मुझे वो मुर्दा परिंदे दिखाए जो गर्मी से मर चुके थे। वो मुझे एक दरख्त के नीचे लेकर बैठ गए और उन्होंने मुझे परिंदों को देखते रहने के लिए कहा, और मेरे देखते ही देखते एक चिड़िया गर्मी की ताब न लाकर मर गई। मेरे दादा मुझे उसके करीब ले गए और मुझसे पूछा, अमरा, मरने से पहले क्या तुमने इस चिड़िया को रोते, आहो बका, शिकवे शिकायतें करते देखा? गर्मी ने उसे इतनी तकलीफ दी, क्या उसकी मीठी चूचू भद्दी आवाज में बदली, बल्कि ये बेचारी तो खामोश हो गई। फिर तो ये मासूम सी चिड़िया इंसानों से बढ़कर हो गई। दादा ने चंद छोटे कंकर उठाकर परिंदों को मारे। वो खामोशी से फुर से उड़ गए। उन्होंने अपनी जगह बदल ली, लेकिन वावेला नहीं किया, न रोए न चिल्लाए। फिर उन्होंने मुझे बताया कि कायनात की अदना मखलूक, हशरात, परिंदे
और दूसरे जानवर कभी इंसान की तरह आओ बका नहीं करते, इंसान की तरह रोते चिल्लाते नहीं, वावेला नहीं मचाते। लेकिन कायनात की अरफा और आला मखलूक इंसान ये काम बहुत शौक से करता है। ऐसे गला फाड़ता है, सीना को भी करता है जैसे कायनात के रब ने जुल्म के दुखों के सभी पहाड़ उस पर तोड़ डाले हैं। एक अकेला वही तकलीफ उठा रहा है। वो ये नहीं देखता कि ये दुख, ये तकलीफ उसे कितना फायदा दे रही है, उसकी उस्ताद बनी उसे क्या क्या कुछ सिखा रही हैं। बस वो रोए चला जाता है। तो तुम्हारे दादा के पास सारी मशरक़ की हिकमत है? नहीं, उनके पास बहुत सब्र और थोड़ा बहुत इल्म है। वो एक अच्छे उस्ताद रहे हैं और मैं एक बुरी शागिर्द। हम अपने उस्ताद को वहाँ नाकाम कर देते हैं जब हम उसकी सुनते हैं लेकिन मानते नहीं। हर दिन हर रात वो मुझे ऐसी ही बातें सुनाते, लेकिन मैंने तो अपने वजूद को जैसे पत्थर का बना लिया था। कतरा कतरा सूझबूझ की कोई भी बूंद उस पर असर नहीं कर रही थी। अब तुम सबको देखती हूँ तो ख्याल आता है कि अपनी जिंदगी किन अंधेरों में गुजारती रही हूँ। जरा सी हिम्मत करती तो उन अंधेरों से निकल सकती थी। कैसे अंधेरे? तुम सुनोगी तो हंसोगी। मैं हंसना चाहती हूँ, लेकिन बताते बताते मैं रो पड़ूंगी। उसने भी संजीदगी से कहा। झील में बतखें ऐसे सुकून से तैर रही थीं, जिस सुकून से इंसान का वास्ता कम ही पड़ता है। दादा हर दिन उससे बात करके उसे देखकर ही सोते थे। वो चलते फिरते किसी भी वक्त दादा से स्काइप पर बात कर लिया करती थी, उन्हें देख लिया करती। मोबाइल के जरिए ही उसने दादा को अपनी जमात और यूनिवर्सिटी दिखाई थी, और क्लास में उसके अहम जमातों ने हाथ लहराकर यक ज़बान होकर कहा था, हेलो ग्रैंडपा। और ग्रैंडपा इतने खुश हुए थे कि फूले नहीं समाये थे। बड़े अच्छे लोग हैं अमरहा ये सब। तो वो बहुत खुश हुए। हाँ जी, बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। उसने दादा को आइसलैंड की वो खातून भी दिखाई जो 2 कम 70 साल की उम्र में मास्टर्स कर रही थी, और यूनिवर्सिटी के बाकी स्टूडेंट्स और अपने क्लास के प्रोफेसर से ये दरख्वास्त करती पाई जाती थी कि उनकी उम्र को बलाए ताक रख कर उन्हें भी दूसरे स्टूडेंट्स की तरह आम स्टूडेंट समझा जाए, उन्हें कोई रियायत न दी जाए। वो उस वक्त भी बुरा मान जाती थी जब लाइब्रेरी में कोई उनसे ये कहता था कि वो 6 या 8 किताबों पर मुश्तमिल सेट को उनके कमरे तक छोड़ आता है। यूनिवर्सिटी स्टाफ को उनसे बहुत तवक्कात थी और सबका मानना था कि वो जरूर दुनिया भर में मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करें। दादा आप भी आ जाएं, यहाँ छोटा मोटा कोई कोर्स ही कर लें। इस उम्र में क्या करूँगा कोर्स करके? यही सवाल मैंने मिसेस रेचल से पूछा था कि इस उम्र में तारीख को कंगाल कर, उसमें घुसकर और फिर उसमें डिग्री लेकर वो क्या करेंगी। तो उन्होंने कहा, उम्र कोई चीज नहीं होती, असली चीज तो जिंदगी होती है, और मेरे वजूद में जिंदगी ऐसे ही दौड़ती है जैसे किसी नौमौलूद के जिस्म में। तो जब जिंदगी का मायने एक है, जिंदा रहना, तो मैं किसी शानदार मकसद को लेकर जिंदा क्यों न रहूं। इससे पहले मेरा मकसद मेरे बच्चों, मेरे खानदान की परवरिश और देखभाल था। जब मैं इससे फारिग हो गई तो मैंने एक नया मकसद अपना लिया। इसमें उम्र और नफा नुकसान की तो बात ही नहीं है, ये तो मकसद पा लेने की बात है जो मैं पा रही हूँ। दादा सुनकर मुतासिर तो हुए, पर इतने नहीं कि मैनचेस्टर आकर मिसेस रेचल के हम जमात बन जाते। फिर उसकी सालगिरह आ गई। साधना ने केक बनाने का वादा किया। वीरा ने फिलहाल एक सुर्ख रंग का रिबन उसकी कलाई पर बांध दिया और एक अपनी कलाई में कि दोनों को याद रहे कि एक ने गिफ्ट लेना है और दूसरे ने देना है। एनॉन ने भी अपना इलामती चुप का ताला खोला और उससे जापानी गीत का लगाकर विश कर दिया। निश्चितगाह में किसी छोटी बच्ची की तरह हिल हिल कर गीत गाती वो उन 3 खवातीन को हैरान कर रही थी। लेडी महर उससे ठोड़ी तले हाथ रखे देखती रही। जब वो गा चुकी तो लेडी महर ने पुरजोर सर हिलाकर कहा, अब तुम मुझे रात को ऐसे ही गीत सुनाया करना। मुझे ये ख्याल पहले क्यों नहीं आया कि तुमसे जापानी गीत सुने जाएं। एन ने खामोशी से सर हिला दिया कि जरूर, और अमराह के हाथ को होंठों से लगाकर
वो अमरहा को दुआएं देने लगी, जिस पर अमरहा फिदा सी हो गई, क्योंकि आज तक ये सब उसके लिए कभी नहीं किया गया था। लेडी महर ने रात के डिनर के एहतमाम का अमरहा से वादा किया और यूनिवर्सिटी में रंग बिरंगे फूल लिए कोई उसका मुंतजिर था। वो अपनी क्लासेस ले चुकी थी और अपने डिपार्टमेंट की हदूद से निकल रही थी कि आलियान एकदम से उसके आगे आ गया। शायद वो भागता हुआ आया था। ये लो, वक्त तुम्हें जिंदा रखे। वक्त मुझे जिंदा रखे? वो जरा ना समझी बल्कि हंस दी कि वो क्या कह रहा है। तुम्हारी सालगिरह है ना आज, तो तुम्हें दुआ दे रहा हूँ। जिसे वक्त जिंदा रखता है उसकी उम्र हजारों साल कई सदियां होती है। वो मुस्कुराने लगी। तुम्हें किसने बताया? मैंने खुद को खुद ही बता दिया। उसे लगा उसकी तारीफ की गई है। मेरी सालगिरह का किसने बताया पागल? ओ, साधना ने। फोन आया था उसका, केक बनाने की तरकीब पूछ रही थी मुझसे। आखिर ये बतानवी लोगों को घर में बेकिंग करने का जुनून क्यों है? साधना हिंदुस्तानी है। उसने अताल गुजार बच्चों की तरह ऐसे कहा कि उससे बुरा न लगे। अमरहा ने उसके लाए गुलदस्ते में से जो किसी बाग से तोड़े लगते थे सफेद, नीले, सुर्ख फूल चुन लिए और पीले फूल उसे वापस कर दिए। वह सवालिया नजरों से उसे देखने लगा। दोनों अब यूनिवर्सिटी की मेहराब के नीचे खड़े थे। सामने ऑक्सफोर्ड रोड अपने तारीखी हुस्न में लिपटी रवा था। ये वापस क्यों किए? आलियान को बुरा लगा। पीले फूल किसी को नहीं देते। यह नापसंदीदगी और नफरत की अलामत होते हैं। हम बहुत अच्छे दोस्त न सही, ऐसी दुश्मन भी नहीं है कि मुझे मेरी सालगिरह के दिन ये फूल दिए जाएं। नफरत, नापसंदीदगी की अलामत, ये फूल? वो हैरान हुआ, बल्कि ऐसे जैसे उसे बुरा लगा। हाँ बिल्कुल, उसे भी तो पीले फूल देना बुरा लगा था ना। तुमसे किसने कहा ये अमरहा? उसने सीने पर हाथ बांध लिए और अमरहा को देखने लगा, बिल्कुल किसी फलसफे के अंदाज से जो लोगों की कमअक्ली पर मातम करता फिरता है। क्या मतलब है तुम्हारा कि किसने कहा? अब यूनिवर्सिटी के तारीके मेहराब के नीचे एक नई क्लास लगी थी। तुमसे ये किसने कहा कि ये नफरत और नापसंदीदगी की अलामत है? सबको मालूम है ये। उसने ऐसे कंधे उचकाए जैसे उसे ये जता रही हो कि तुम्हें इतनी सी बात भी नहीं मालूम। अफसोस, वैसे तुम बड़े मास्टरमाइंड बनते हो। अफलातून कहीं के। सब कौन? उफ, ये सारी दुनिया। सब और कौन? एकदम से अमरहा के तासुरात में गुस्से और कोफ्त का गराफ बढ़ने लगा। आलिया ने पूरे दिल से कहकर लगाया, तुम इतनी सती हो अमरहा, या तुम उन लोगों की बातों पर ध्यान देती रही हो जो नफरत और इंतशार के मौजिद हैं, जो हमेशा कुदरत के कवानीन में घुसते हैं और पूरे दिल से उन कवानीन में रद्दो बदल कर देना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो एक फूल भी खुद नहीं बना सकते, लेकिन उसी फूल को नापसंदीदा, काबिल नफरत बना देते हैं। ये इलामत आखिर क्या चीज होती है? ये फूल है अमरहा, सिर्फ फूल। अगर ये उससे ज्यादा कुछ और भी है तो वो ये कि ये अपने वजूद में कामिल है। ये खुद को खुद ही मुकम्मल करता है। इसका खिलता हुआ रंग देखो कितना कामिल है। ये अपने रंग में कहीं ना कहीं कम नहीं है, ना ज्यादा, एक जैसा। इसकी पंखड़ियां कितनी नरम और मुलायम है, कितनी जाजिब नजर, कोई मिलावट नहीं इनमें। दुनिया की बेहतरीन फैक्ट्रियों में बनने वाला रेशम भी इस जितना मुलायम नहीं होगा जितना ये जमीन के वजूद से निकल कर हुआ है। अपनी तख्लीक में ये फूल किसी से कम नहीं। दाद दो कुदरत को, तारीफ करो कुदरत की। उल्टा तुम मुझसे नापसंदीदा अलामतें दे रही हो। तुमने उसकी खूबसूरती पर गौर नहीं किया और उससे नापसंदीदा जान लिया। अपनी तख्लीक में ये फूल किसी से कम नहीं, कायनात की किसी भी शय से भी। ये अपने मुकाम पर बादशाह है। इसके सर पर ताज है इसकी तख्लीक का कि तुम्हारी तख्लीक जैसी होनी मकसूद पाई भी तो तुम वैसे ही हो। ये किसी भी तरह हेज नहीं, इसमें कोई कमी नहीं। कमी है तो उन दिमागों में जिनमें ये फतूर पैदा होता है। कोई फूल, कोई रंग, कुदरत की बनाई गई कोई चीज काबिल नफरत नहीं होती। ये खपती लोगों की बातें हैं। सर उठाकर आसमान को देखो,
अगर सारी दुनिया उस आसमान को कोई फजूल और बकवास सी अलामत दे देगी तो तुम उसे भी बुरा मानने लगोगी। वसी समुंदर, नीली झीलें, सब्ज सफेद पहाड़ कितने कामिल हैं। अगर उन्हें भी अलामतें दे दी गईं तो क्या नफरत करने लगोगी उन सब से भी? तुम वो सबक क्यों पढ़ रही हो जो दुनिया के महबूदुल हवास लोगों ने गायब दिमागी में लिखा है, कुदरत के खिलाफ जाकर लिखा है, कुदरत को हेज करने के लिए लिखा है। अमरा की सारी जिंदगी पीले फूल को नफरत की अलामत समझते गुजर जाती अगर अब भी उसे ये सब न बताया जा रहा होता। आखिर उसने आज तक ये बात खुद क्यों न सोची? दिमाग तो उसके पास भी था ना। मेरा ज़ाती ख्याल है कि फूलों के दो ताजरों के कारोबारी हसद का नतीजा है ये सब। एक ताजिर के पास पीले फूल होंगे, वो कारोबार में बहुत तरक्की कर रहा होगा, उसके ये पीले फूलों का बाग तेजी से फल फूल रहा होगा। दूसरे के किसी दूसरे रंग के होंगे, चलो सुर्ख लगा लो। अब सुर्ख फूल के मालिक ने ये सोचा होगा कि सुर्ख फूल को किसी ऐसे जज्बे के साथ जोड़ दिया जाए कि रातों रात उसकी मांग में इजाफा हो जाए और अपने कारोबारी हलीफ के फूलों को किसी ऐसे जज्बे से मुंसलिक कर दिया जाए कि लोग उसे लेना ही पसंद न करें। और फिर उसने ये किया और वो ऐसा करने में कामयाब हो गया। देखो तुमने कैसे मेरे हाथ में मेरे फूल वापस कर दिए, वही फूल जो मुजस्सिम शिकार हैं। अमरा ने उसके हाथ से फूल वापस ले लिए और तेजी से बस की तरफ भागी जिसमें बैठकर उसे जाना था। आलियान उससे चंद कदम दूर था। ये बात तुम्हें किसने बताई है आलियान? बस की खिड़की से सर निकाल कर उसने फूलों की तरफ इशारा करके पूछा। मैंने खुद को खुद ही बताई है, आलियान ने तेज आवाज में और हंसकर कहा। बस दूर चली गई थी लेकिन वो वहीं खड़ा बस की गुजरगाह को देखता रहा। रात के डिनर का एहतमाम ठीक ठाक था। दादा को ऑनलाइन देखकर उसने साधना का बनाया केक काट लिया था। लेडी महर ने उसे यूनिवर्सिटी की तस्वीर वाला क्रॉस बैग दिया। साधना ने पाजेबें और एनोन ने हाथ से बनी एक छोटी सी गुड़िया जो उसकी मामा ने उसके बैग में 1 दर्जन से ज्यादा रखती थी कि यूनिवर्सिटी में उसे जो जो अच्छा लगे उन्हें देती जाए। ये गुड़िया उसने लेडी महर, वीरा और साधना को भी दी थी। अमरा ने उस गुड़िया को यूनिवर्सिटी बैग की ऊपरी सतह पर लगा लिया। सबको मालूम होना चाहिए ना कि एनोन उसे पसंद करती है, तो अब वो उन लोगों में घिरने लगी थी जो उसे पसंद करते हैं। उसकी हर खामी और हर खूबी के साथ उसने अपने घर में कभी सालगिरह नहीं की थी, क्योंकि उसे अपने दुनिया में आने की कोई खुशी नहीं थी, बल्कि उसे ये सोचकर ही कुफ्त होती थी कि वो आज के दिन पैदा हुई थी। एक ऐसी तारीख जिसे दादी साल में कितनी ही बार दोहराती थी कि उस दिन ये हुई तो ये हुआ। उसने साधना को एक बार ऐसे ही ये सब बताया तो वो हैरत से उसका मुंह देखने लगी। लेकिन तुम तो मुसलमान हो अमरा, और मुसलमानों में तो ये सब बातें नहीं होती। अमरा उसे क्या बताती कि अब मुसलमानों में भी क्या क्या होने लगा है। हमारे मोहल्ले में एक मुसलमान खानदान आबाद था। मजीद भाई थे, स्कूल में पढ़ाते थे और अपना ट्यूशन सेंटर भी चलाते थे। उनकी नई नई शादी हुई तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। फिर उसी महीने उनके ट्यूशन सेंटर में आग लग गई और फिर चंद ही दिनों बाद उनके मकान की छत गिर गई। सबने कहा बहू सब्ज कदम है, लेकिन उनकी माता और वो आगे से हंसते रहे, कहते जो होता है अल्लाह के हुक्म से होता है। वो 3 साल बराबर उनके साथ ऐसा ही कुछ होता रहा, लेकिन उन्होंने कभी एक बार भी लोगों की बातों पर कान नहीं धरे कि ये सब उनकी शादी के बाद उनकी बीवी के कदमों से हुआ है। वो सबसे यही कहते कि हमारे मजहब ने हमें ऐसा कहने और सोचने से मना किया है। साधना आतिशदान के करीब बैठी आर्यान के मोल से बुन रखी थी और बहुत मुदल्लल अंदाज से उसे सब बता रखी थी। उसके पास साधना के उस सवाल का जवाब नहीं था कि वो मुसलमान है और मुसलमान ऐसा नहीं सोचते। उसका जवाब उसकी दादी, उसकी माँ और खानदान के बाकी लोगों के पास था। वही बता सकते थे कि कुरान और हदीस में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा, फिर वो कहाँ से सीख सीख कर ये सब कहते और करते हैं।
اور یہ سب کرتے ہوئے کیا وہ بھول جاتے ہیں کہ ایک دن ان کے کہے ایک ایک لفظ کا حساب کتاب بھی ہوگا، جو کہا ہوگا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، تب وہ کون سا جواب گھڑ کر دیں گے؟ یہی کہ وہ کم عقل اور انجان تھے، اور ان کے جواب کو درست نہیں مانا جائے گا، کیونکہ جو کلام پاک پڑھتا ہے وہ نہ کم عقل ہوتا ہے نہ ہی انجان رہتا ہے، اگر وہ ٹھیک ٹھیک پڑھتا ہے تو۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل آڈیو بکس ٹیکس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔